and in turn the world itself. Today, on International Youth Day, from UNFPA, I would like to reaffirm our commitment to the youth of Rajasthan and India to work with the state government to take the agenda forward and to scale it up to new heights. Let me end with the words of former United Nations Secretary General Kofi Annan, who said that any society that does not succeed in tapping into the energy and creativity of its youth will be left behind. And this youth policy provides a perfect platform to tap into the energy and creativity of the youth of the state and to propel Rajasthan forward into the future. Thank you. Dhanyavad. बहुत धन्यवाद श्रीराम हरिदास सर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जब से ये चले हैं इनकी मंजिल पे नज़र है, जब से ये चले हैं इनकी मंजिल पे नज़र है। इन युवाओं ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। अपनी मेहनत, जज्बे और जुनून से मील के पत्थरों को खुद बनाने वाली युवा पीढ़ी पर हमें फ़ख्र है, हमें नाज है। और अब सादर आमंत्रण देश के प्रतिष्ठित JNU के पूर्व अध्यक्ष यूथ लीडर कन्हैया कुमार जी को कि आप अपने उद्बोधन से युवा संकल्प को लाभान्वित करें। सबसे पहले मैं वीरों की भूमि राजस्थान को नमन प्रस्तुत करता हूं। और हमारे यहाँ कहते हैं लोग गोर लगा तनी, और आपके यहाँ कहते हैं खम्मा घनी, तो आप सबको हमारा खम्मा घनी। बिना किसी औपचारिकता के, क्योंकि सारे स्पीकर जो है पूरे मंच का नाम ले रहे हैं, तो बिना किसी औपचारिकता के मैं सीधे 2-4 बातें आपसे करना चाहता हूं। लेकिन इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे युवा संकल्प कार्यक्रम की, जहां युवा नीति, नवीन युवा नीति राजस्थान की प्रस्तुत की जा रही है, इसकी अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष और राजस्थान विधानसभा के स्पीकर श्री CP जोशी जी, राज्य के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, युवा बोर्ड के अध्यक्ष और हमारे साथी, और इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की है हमारे साथ कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, आदरणीय सीताराम लामा जी, हमारे उपाध्यक्ष जी, डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी यहाँ बैठे हुए हैं। श्रीलंका से हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि अगली बार आएंगे तो हिंदी में बात करेंगे। और हमारे NSY के अध्यक्ष अभिषेक जी, पूरे मंच को मैं बहुत आभार प्रस्तुत करता हूं, क्योंकि मेरे ख्याल से पहली बार मैं किसी सरकारी कार्यक्रम में आया हूं। अक्सर हम सरकार के खिलाफ बैरिकेड के बाहर आंदोलन कर रहे होते हैं और सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे होते हैं। तो यहाँ जब मैं बैठा हुआ था तो अचानक से मुझे कुछ स्मरण होने लगा कि पता नहीं कैसे हर मामले में राजस्थान जो है पहला हो जाता है। अगर आप इस देश में नीतियों की बात करें तो पंचायती राज का पायलट प्रोजेक्ट भी राजस्थान से शुरू हुआ, राइट टू इंफॉर्मेशन का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ, मनरेगा का हुआ, और भारत जहां की 55% आबादी नौजवान है, और आपके सामने ये डेटा प्रस्तुत किया गया है कि इस राज्य में भी, प्रदेश में भी 28% लोग जो है वो नौजवान हैं। हालांकि प्रधानमंत्री 73 साल के हैं, वो भी अपने आप को नौजवान कहते हैं। ऐसा अगर मान लें तो 95% आबादी जो है नौजवान हो जाएगी। तो आंकड़ा जो है वो जो एज ग्रुप है, एज ग्रुप 15 से 29 साल तक को शामिल किया गया है। मेरे मीडिया के साथी हैं, घबराइए नहीं, ये राजनीतिक मंच नहीं है और मैं कोई राजनीतिक भाषण नहीं दूंगा। हालांकि मैं व्यक्ति राजनीतिक हूं और मैं कोई भी बात बोलता हूं उसमें लोग राजनीति ढूंढ लेते हैं। तो जैसे अभी राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा
कि सब जगह हॉस्टल बनेगा, विवेकानंद जी के नाम से हर जिले में बनेगा, तो अगर मैं ये कह दूं कि भारत सरकार ने हॉस्टल्स के ऊपर 18% का जीएसटी लगा दिया है, तो अपने आप इसमें राजनीति हो जाएगी। लेकिन मेरा मानना है कि यूथ होने का मतलब यही होता है। अंग्रेजी का एक फ्रेज है, एज इज नंबर, यंग इज फीलिंग। एज जो है अपने आप में एक संख्या है और युवा होना एक एहसास है। और युवा होने का एहसास क्या होता है? वो ऐड आप लोग सुने हैं ना, ये दिल मांगे मोर। युवा होने का एहसास ये होता है कि कम में हमारा काम चलता नहीं है, हम सर्दी भी ज़्यादा महसूस करते हैं और गर्मी भी ज़्यादा महसूस करते हैं। पीछे हमारी कुछ साथी लोग जो हैं वो पंखा हिला रहे हैं, उनको गर्मी लग रही होगी। ये नौजवान होने का लक्षण है कि हम यूं ही जो है आपकी बात नहीं मान लेंगे। ठीक है, आपने मंच सजा दिया है, कार्यक्रम है, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन आपकी बात को हम यूं ही नहीं मान लेंगे। अनुशासन तब तक ही रचनात्मक होता है जब तक वह व्यक्ति को गुलाम न बनाता हो। अनुशासन के नाम पे अगर इंसान को गुलाम बनाया जाना शुरू कर दिया जाए, आपने घोड़े के आंख पे वो चश्मा देखा है? वो रेबन का गोगल्स नहीं है, वो घोड़े को बेसिकली गधा बनाने के लिए लगाया जाता है। तो हम यूथ की जब बात करते हैं, यूथ का मतलब क्या होता है? यूथ का मतलब होता है कि हम हर चीज को क्रिटिकली देखेंगे। आप बड़े हैं, आपने कह दिया तो हम मान लें, ऐसा नहीं होगा। यूथ होने का मतलब यह है कि हम हर चीज ज्यादा महसूस करते हैं। अगर हमारे आसपास किसी इंसान के साथ उसके कपड़े के चलते, उसके जो है प्रेम करने के चलते, उसके खाने के चलते, उसकी जन्म किस गर्भ से हुआ है, इसके चलते अगर उसके साथ कोई अत्याचार हो रहा है, अगर हम चुप हो गए तो मान लीजिए कि आप नौजवान नहीं हैं, चाहे आपका एज कुछ भी हो। और अगर हमने आवाज उठाई तो हम नौजवान हैं, चाहे हमारा एज कुछ भी हो। अपने आसपास होने वाले अत्याचारों को महसूस करना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ जो है नकारात्मक चीजों को देखेंगे, हमने कहा क्रिटिकली देखेंगे। क्रिटिकली देखने का मतलब सिर्फ नकारात्मक देखना नहीं होता है। क्रिटिकली देखने का मतलब होता है कि नकारात्मकता भी देखेंगे जब खाली सकारात्मकता की बात हो रही होगी, और सकारात्मकता भी देखेंगे जब सिर्फ नकारात्मकता की बात हो रही होगी। आलोचना का मतलब होता है पूरी आंख से किसी चीज को देखना। हम अगर नौजवान हैं तो हमको अपने समाज की, राजनीति की, व्यवस्था की, उसका मूल्यांकन करना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि नौजवान होने का मतलब होता है पुरानी पीढ़ी की जो अच्छी चीजें हैं, परंपरा के तौर पे, गौरवशाली परंपरा के तौर पे उसको आगे बढ़ाएंगे, और जो चीजें अप्रासंगिक हो गई है, नौजवान होने के दम पर उसको चैलेंज करेंगे। अगर वो गलत है तो उसको गलत बोलेंगे, अगर सही है तो उसको सही बोलेंगे। अगर कोई चीज सही है तो उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। यह जो नवीन युवा नीति आपके सामने आज प्रस्तुत की जा रही है, मैंने आपको पहले ही कहा, राजस्थान कई मामलों में पहला हो जाता है। आप युवा नीति बनाने के मामले में भी पहले हो गए हैं। इसके लिए मैं यूथ बोर्ड को और आप सभी राजस्थान के हमारे प्यारे नौजवानों को बधाई देता हूं। साथ ही साथ जो मेरा अपना एक अनुभव है नौजवान होने के चलते, हालांकि आपने जो एज ग्रुप लिया है 15 से 29, उसमें हम बाहर हो गए हैं, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि इस देश के अंदर जो नौजवान पीढ़ी है उसके सामने कई तरह के चैलेंजेज हैं कि कैसे वो पहले स्किल को सीखें, एजुकेशन को प्राप्त करें, फिर जो स्किल और एजुकेशन उन्होंने सीखा है उसके आधार पे उनको रोजगार मिले,
और रोजगार जब मिले तो ना सिर्फ अपना बल्कि देश और प्रदेश के बेहतरीकरण में वो अपना कैसे योगदान कर सकते हैं। देश की हालत जब आज हम देखते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि धीरे 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 एजुकेशन आम लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। अब आप ये देखिए कि जिस डिप्राइव बैकग्राउंड के गरीब बच्चों के लिए आप हॉस्टल बना रहे हैं उस पर ही अगर 18% का जीएसटी लगा देंगे तो इसका मतलब ये है गरीबी जो है बचाने के नाम पे बड़ा बड़ा पोस्टर लगा दिया और गरीब को फिर से और गरीब बना दिया। तो हम नीतियों को इस तरीके से बनाएं कि उसमें हमारी नीयत साफ होनी चाहिए। और मैं इसलिए नहीं कि यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं और हमारी पार्टी से हैं, एक संयोग की बात यह है कि विधानसभा अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी दोनों को मैं तब से जानता हूँ जब से मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य नहीं था। तो इनके सामने मैं कह रहा हूँ कि ना सिर्फ यह जो युवा संकल्प के माध्यम से आपके सामने नवीन युवा नीति प्रस्तुत की जा रही है, इनकी नीति साफ है बल्कि इनकी नीयत भी साफ है। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत कोटि कोटि जो है धन्यवाद करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। और आप जो नौजवान साथी हैं, क्योंकि और स्पीकर हैं, उनको अपनी बात रखनी है और मेरे साथ मर्यादा ये है कि मुझे राजनीतिक बात नहीं करनी है, तो मैं आपसे एक सीधी सीधी बात, दिल की बात करके जो है मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। जैसा कि हमने आपको कहा कि नौजवान का मतलब होता है हर चीज़ को ज़्यादा महसूस करना। हम इश्क भी ज़्यादा करते हैं, हमको गुस्सा भी ज़्यादा आता है, हमको भूख भी ज़्यादा लगती है, हम सोते भी ज़्यादा हैं, गाना पसंद आ जाए तो हम गाने भी ज़्यादा सुनते हैं। और फिर सिर्फ भारत का गाना नहीं सुनते हैं, कोरियन गाना भी आजकल जेनजी लोग सुन रहा है कि नहीं है? हंस रही हैं जो है महिलाएं। तो हम सब कुछ ज़्यादा करते हैं। ज़्यादा करने में कोई बुराई नहीं है, ज़्यादा हमको करना चाहिए। लेकिन जैसे बरसात को आपने देखा है, खूब बरसात होती है और जैसे गर्मी जब होती है तो आप गर्मी से परेशान रहते हैं। पहली बारिश जब होती है आषाढ़ की तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन फिर सावन में लगातार बारिश हो तो दिल परेशान हो जाता है। पानी बहुत बरसता है और वो बह करके चला जाता है। हमारे जीवन में एक ठहराव की भी ज़रूरत होनी चाहिए। जो पानी बरसा है उसका एक हिस्सा ठहर जाना चाहिए हमारी ज़िंदगी में। तो मैं अपने नौजवान दोस्तों से यही कहना चाहता हूँ कि खूब एहसास कीजिए और पूरी ज़िंदगी जीजिए, खुल के ज़िंदगी जिए, क्योंकि आज़ाद देश में आज़ाद नागरिक होने का मतलब यही है कि हम अपने पसंद का खाना खाएंगे, अपने पसंद के कपड़े पहनेंगे, अपने पसंद के इंसान से प्रेम करेंगे, जिससे प्रेम करेंगे उससे शादी करेंगे। शादी में अगर लगने लगा कि बर्बादी है तो खुशी खुशी जो है उससे टाटा बाय बाय कह करके आगे बढ़ जाएंगे। जिंदगी को खुल करके जीने का जो आपका अधिकार है, उस अधिकार के साथ आप रहिए। लेकिन एक बात को याद रखिएगा कि देश कोई केक नहीं है कि हम जोमेटो पे इसको ऑर्डर कर लेंगे। जे देश बनाने में दशकों लगता है, सालों लगता है, और लोगों ने अपनी जिंदगियों की कुर्बानियां दी है। जिस उम्र में आप प्रेम कर रहे हैं और आपको प्रेम करने में मज़ा आ रहा है, उसी 23 साल की उम्र में एक नौजवान हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूम गया था, जिसका नाम शहीद आजम भगत सिंह था। उसी उम्र में जब आप प्रेम कर रहे हैं, वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, अपने इश्क के गाने गा रहे हैं, ये वो कहते हैं ना इश्क वाला लव, उसी उम्र में कुछ लोग जेलों में बंद हैं आपके हक और अधिकार के लिए। जब आप अपनी ज़िंदगी को जीने की ख्वाहिशों को प्रस्तुत कर रहे होते हैं, तभी कोई आपके संवैधानिक अधिकार के लिए लड़ रहा होता है, कोई लाठियां खा रहा होता है, कोई जेलों में बंद होता है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूं कि युवा होना हमारा अधिकार है, युवा की तरह महसूस करना और एहसास करना हमारा अधिकार है। आज़ाद देश में आज़ाद नागरिक की तरह आज़ादी से ज़िंदगी जीने का हमारा अधिकार है। लेकिन इस आज़ादी को बचाना भी हमारी जिम्मेवारी है। और इस आज़ादी को अगर आप बचाना चाहते हैं तो जैसे हमारे माँ बाप ने हमको घर बना करके दिया है, हम उसको साफ़ करते हैं, उसमें पेंटिंग करते हैं, उसको साफ़ सुथरा रखते हैं। जैसे हमारे माँ बाप ने, हमारे बाप दादा ने आम का पेड़ लगा करके दिया है, हम उसका फल खाते हैं। तो आखिरी बात हम आपसे यही कहना चाहेंगे,
आज़ाद देश में आज़ादी से ज़िंदगी जिए, लेकिन इस बात को एहसास रखिएगा कि आज़ादी ऐसे नहीं मिली है। इस आज़ादी को बचाना और उस आज़ादी पे जब भी कोई आँच आए तो खुल करके डट करके उसके सामने खड़ा हो जाना भी नौजवान होना होता है। इसी आशा और उम्मीद के साथ यह जो नवीन युवा नीति है, इस नीति से राजस्थान के युवाओं का सर्वांगीण विकास होगा और राजस्थान एक बार फिर से देश में पहला राज्य बन करके दूसरे राज्यों के लिए भी प्रेरणा का काम करेगा, प्रेरणा का स्रोत बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को शुक्रिया अदा कहते हुए और आदरणीय मंच को आभार व्यक्त करते अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय राजस्थान। बहुत धन्यवाद कन्हैया कुमार जी। और अब युवाओं की आकांक्षाओं को समर्पित राज्य की नई यूथ पॉलिसी रिलीज करेंगे हमारे मेहमान। मैं माननीय अध्यक्ष जी सीताराम लांबा सर से अनुरोध करूंगा कि सभी मेहमानों को बुक प्रदान करें। माना हवाओं से लड़ना बहुत पड़ेगा, माना समंदर का सफ़र महंगा पड़ेगा, मेरे उड़ने की कोई हद नहीं, मुझे यह आसमान छोटा पड़ेगा। अगर आप में आसमान छूने का जज्बा है तो यकीन मानिए ज़मीन आपकी होगी। युवाओं की आकांक्षाएं पुस्तिका विविध पृष्ठभूमि के युवाओं के साथ व्यापक विचार विमर्श के साथ तैयार की गई हैं। ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार के अवसर, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच, सांस्कृतिक संरक्षण और खेल विकास जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को समर्पित हैं। ये पुस्तिका राजस्थान के युवाओं की आवाज़ और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए राजस्थान सरकार के अथक प्रयासों का प्रमाण है, सर्टिफिकेट हैं। साथ ही राजस्थान सरकार द्वारा युवा सपनों में नए रंग भरने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। ये पुस्तिका सच कहें तो राज्य की नवीन युवा नीति तैयार करने की प्रक्रिया में मील का पत्थर हैं युवाओं की आकांक्षाएं। परिंदों को तालीम नहीं दी जाती ऊंची उड़ानों की, वो खुद छू लेते हैं ऊंचाइयां आसमानों की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, खुशबू कभी मोहताज नहीं होती कद्रदानों की। जीवन के सफ़र की खुशबू का नाम है युवा पीढ़ी। अपने व्यक्तित्व की खुशबू से राजस्थान विधानसभा को गौरवान्वित करने वाले हमारे विधानसभा अध्यक्ष महोदय, सादर अनुरोध वर्सटाइल व्यक्तित्व हमारे सम्मानीय विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी सर से कि उद्बोधन के लिए पधारें। माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक जी गहलोत साहब, सम्मानीय कन्हैया कुमार जी, यूथ बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम जी, वाइस प्रेसिडेंट सुनील जी, अभिषेक जी, मंच पर बैठे हुए यूनिसेफ यूनाइटेड पॉपुलेशन के हरिदास जी, डॉक्टर दीपांश जी, ठक्कर जी, उपस्थित भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं सीताराम जी लांबा और उनके साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रयत्न करके राजस्थान सरकार के सहयोग से, यूनिसेफ के सहयोग से ये यूथ पॉलिसी का जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज यूनाइटेड नेशंस का विश्व युवा दिवस है। अभी भाई कन्हैया कुमार जी ने अपनी बात रखी, मैं 2 मिनट में अपनी बात अपने ढंग से रखना चाहता हूँ। जो पॉलिसी हमने बनाई है, उस पॉलिसी का इम्प्लीमेंट करने का काम इस देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। हमें वोट देने का अधिकार दिया गया है। आज इस पॉलिसी के इतर एक बात जो हमें खास तौर से समझने की आवश्यकता है, मैं और अशोक जी गहलोत 29 साल की उम्र में जनप्रतिनिधि बन गए थे। मैं 1980 में एमएलए बन गया था और अशोक जी गहलोत 1980 में सांसद बन गए, भारत सरकार में मंत्री बन गए थे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला, तो एक नौजवान आदमी जब जनप्रतिनिधि बनता है, उनके मन में आकांक्षा होती है कि हम देश का निर्माण करने का काम कैसा करेंगे। आप सौभाग्यशाली हैं कि राजस्थान में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनकर एक नौजवान जब राजनीति में आया और आज मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला, तो उनके मन में कल्पना है कि जो नई जवान नौ पीढ़ी है, उसके निर्माण करने की नीति का निर्माण करने का काम करें। इसलिए जब माननीय अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में ये नीति का डॉक्यूमेंट यहाँ रखा जा रहा है, तब मैं अपने अनुभव से माननीय मुख्यमंत्री जी कहना चाहता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट के अलावा एक चीज़ बहुत ज़रूरी है इस देश में, हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में नौजवान पीढ़ी को एजुकेट नहीं कर रहे हैं।
जब तक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हम नौजवान पीढ़ी को एजुकेट नहीं करेंगे, तब तक हम कोई भी पॉलिसी की बात करें वो पॉलिसी इफेक्टिव ढंग से लागू नहीं हो पाएगी। क्यों इस देश में हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में राजीव गांधी ने कल्पना की कि हमें सत्ता के विकेंद्रीकरण में 73 और 74 अमेंडमेंट के बाद पंचायत और लोकल सेल्फ के चुनाव करने का निर्णय किया? क्यों राजीव गांधी जी के मन में कल्पना थी कि 18 साल के बच्चों को वोट देने का अधिकार दिया जाए? अब हम आज नौजवान पीढ़ी को समझा ही नहीं पा रहे हैं कि वार्ड पंच क्या होता है, सरपंच क्या होता है, पंचायत समिति सदस्य क्या होता है, एमएलए क्या होता है, एमपी क्या होता है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में सांसद को क्या अधिकार है, वो कौन से सब्जेक्ट हैं जो सांसद चर्चा कर सकता है, संसद में चर्चा की जा सकती है, वो कौन से विषय हैं जो स्टेट में डिस्कस किए जा सकते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट क्या है जहां पर दोनों सदन नियम बना सकते हैं। हम बच्चों को सिखा ही नहीं रहे हैं। हम सिखा ही नहीं रहे कि वार्ड पंच की जिम्मेदारी क्या है। जब एक गांव का गरीब आदमी एनएफसी में उसका नाम नहीं आता है, जब गांव के गरीब आदमी का इंदिरा आवास योजना में नाम नहीं आता है, तब यह प्रश्न उठता है कि उसका चयन किसने किया। इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में चयन करने का अधिकार प्रधानमंत्री को नहीं है, चयन करने का अधिकार ग्राम सभा को है। और ग्राम सभा का चयन करने का काम कौन करता है? इस देश में यदि वार्ड पंच प्रभावशाली ढंग से अपनी भूमिका का निर्वहन करे तो व्यक्तिगत लाभ की जितनी योजनाओं जिसको आज अशोक जी गहलोत राजस्थान में प्रोपेगेट कर रहे हैं, सही आदमी का उसका चयन करने का काम ग्राम सभा में और उसको ढंग से आइडेंटिफाई करने का काम है वार्ड पंच का। यदि वार्ड पंच अपने जिम्मेदारी का ठीक निर्वहन करे तो एक वार्ड में संख्या होती है 250 वोट की। वो 250 वोट में उसे मालूम है कि मेरे गांव मेरे उस वार्ड में बुजुर्ग आदमी कौन है, उस आदमी में उसको मालूम है कि गरीब आदमी कौन है जिसका एनएफसी में नाम आना चाहिए, वो आदमी कौन है जिसका इंदिरा आवास में नाम आना चाहिए। इसका चयन करने का काम ग्राम सभा में होता है। जब वो चयन गलत हो जाता है तब जो इंडिविजुअल बेनिफिशियरीज के जो लाभ हैं उस आदमी को नहीं मिलते। तो सबसे पहले हमें एजुकेट करने की आवश्यकता है कि जो सबसे छोटी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की इकाई है जिसमें जो चुना हुआ प्रतिनिधि वार्ड पंच, उसकी जो ताकत है वो ताकत प्रधानमंत्री से ज़्यादा ताकत है, व्यक्तिगत लाभ का लाभ देने का काम कर सकते हैं। अब पहली बार अशोक जी गहलोत की सरकार में राहत कैंप लगाए हैं। राहत कैंप में आपने देखे कि व्यक्तिगत लाभ के कौन कौन सी योजना बनाई है। हम 500 रुपये का सिलेंडर देंगे, हम एनएफसी फूड पे जिसका नाम है, एनएफसी का अंदर नाम है फूड सिक्योरिटी में, उसको हम सब्सिडाइज एज पर राशन देंगे। जो बुजुर्ग आदमी उसकी पेंशन बढ़ाने का काम करेंगे। अब ये जो बुजुर्ग आदमी हैं जिसको भी माननीय मुख्यमंत्री ने चिरंजीवी योजना में जोड़ने का काम किया, सभी गरीब परिवारों को और भी उन लोगों को जोड़ने के लिए पैसा देने का काम किया। अब जो चिरंजीवी योजना में जो व्यक्ति लाभ लेने का काम करने का काम कर रहा है, उसके लाभ करने के काम करने में जो सरकार ने नियम बनाए, कानून बनाए कि प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या पैकेज है, सरकारी हॉस्पिटल में क्या पैकेज है, उसको कैसे बेनिफिट किया जा सकता है, ये जब तक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपना काम नहीं करेगा तब तक हम कोई भी पॉलिसी बना दें उस पॉलिसी का लाभ लोगों को नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस पॉलिसी में यह भी जरूरी है कि हम नौजवान पीढ़ी को पॉलिटिकली एजुकेट करने का काम करें। और ये भी जरूरी है, माननीय अशोक जी गहलोत जो आपने निर्णय लिया, हम इस देश में कहते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी ने जिन वैल्यूज को चेरिश किया उस वैल्यूज को नीचे इनकलकेट करना बहुत जरूरी है। आपने प्रयत्न किया और राजस्थान में लीड लिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन यह ज़्यादा आवश्यक है। इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में संविधान में हमने क्या लिखा है, संविधान में हमारा क्या कल्पना है, क्यों इस देश में हम समाजवादी लोकतांत्रिक समाज की निर्माण करना चाहते हैं, क्यों इस देश में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, क्यों इस देश में माइनॉरिटी के अधिकार दिए गए हैं, क्या उनके अधिकार हैं। उन अधिकारों को संरक्षण करने के लिए यदि हमने पॉलिटिकली एजुकेशन लोगों को नहीं दी तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के खतरे बढ़ जाएंगे। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का खतरा इतिहास उठा के देख लें, हिटलर भी चुनाव जीत कर आया था, वो मंच का नहीं आया था। यदि चुनाव जीतने की प्रक्रिया में हम सब चीज़ों को सही ढंग से परिप्रेक्ष्य में नहीं समझेंगे तो जो चुनौतियां आगे देश में आने वाली है उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, इस यूथ पॉलिसी के साथ पॉलिटिकल एजुकेशन करना बहुत जरूरी है। क्यों चुनी हुई सरकारें अपनी नीतियां संविधान के जो परिप्रेक्ष्य के उनके अंदर ही लागू कर सकती है, संविधान के इतर ये काम नहीं कर सकती। क्यों संविधान में हमने एक कल्पना की कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका की जिम्मेदारी की। कितने नौजवान पीढ़ी के लोगों को मालूम है कि हम चुनाव जीतने के बाद जो विधायिका बनाते हैं, जिस विधायिका के प्रति अकाउंटेबल है एग्जीक्यूटिव, जो नियम और कानून बनाकर न्यायपालिका बनाती है, वो विधानसभाएं 25 दिन और 30 दिन चलती है। उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जहाँ 400 विधानसभा के सदस्य हैं, वो 18 दिन तक विधानसभा चलती है।
अब 18 दिन तक विधानसभा चले, लोग वोट देकर जनप्रतिनिधि चुने, और विधायिका की जिम्मेदारी संविधान के अंतर्गत कि वो एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल करेगी। जब हाउस ही नहीं चलेगा तो पॉलिसी की जो क्वालिटी है वो कैसे बनेगी, उसका निर्णय कौन करेगा? तब जुडिशरी का रोल आ जाता है। जो जुडिशरी के एक्टिविज्म के कारण जो चीज़ें हैं बदलती है, उसका इम्पैक्ट देश की गवर्नेंस के अंदर आता है। इसलिए मैं सबसे पहला, मेरा अनुभव ये कहता है कि सबसे पहले पॉलिटिकली एजुकेशन करना बहुत ज़रूरी है। जब हमने पॉलिटिकल एजुकेशन कर दी, क्यों वोट देने का अधिकार दिया, वोट देने के पीछे क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्या टेम्पटेशन और दूसरी चीज़ों के आधार पर वोट देकर, जाति और धर्म के आधार पर वोट लेकर हम जिस तरह के प्रतिनिधि चुन रहे हैं, वो क्या संविधान की कल्पना के अनुसार देश की नीति निर्माण करने का काम करेंगे? यदि ये नहीं कर पाएंगे तो संसदीय लोकतंत्र में नई पीढ़ी के सामने बहुत बड़ी चुनौती आ जाएगी। मैं दूसरा प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूँ। किसी ने कल्पना ही नहीं की थी कि कोरोना आएगा और कोरोना के बाद क्लासरूम में टीचिंग कैसे होगी। हमने तो कल्पना की थी कि क्लासरूम होगा, दीवारें होगी, ब्लैक बोर्ड होगा, पढ़ाने वाला आदमी होगा और पढ़ाने के बाद एजुकेशन होगी। 2 साल तक क्लासरूम बंद, पढ़ाने वाला आदमी नहीं। पढ़ाने के लिए हमने कल्पना की पढ़ाएंगे कैसे, मोबाइल के आधार पर पढ़ाई करेंगे। कभी कल्पना कीजिए गांव का गरीब आदमी जिसका बच्चा 2 साल तक पढ़ा नहीं, जिसके माँ बाप को मोबाइल की जानकारी नहीं, उस मोबाइल के जानकारी के अभाव में वो गांव का गरीब आदमी का बच्चा किस तरह की उसने पढ़ाई की। 2 साल की पढ़ाई के बाद जो उनका गैप हो गया, एजुकेशन डिप्राइवेशन हो गया, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने डिस्कस किया? कभी विधानसभा में डिस्कस किया? क्या पार्लियामेंट में डिस्कस किया कि ये जो गैप हो गया, उस गैप के बाद जो नई पीढ़ी जो आज आ रही है, वो पीढ़ी आगे जाकर किस तरह का देश का निर्माण करेगी, उसकी काम करने का काम कौन करेगा? इसलिए आज ज़्यादा आवश्यक है कि जो नौजवान पीढ़ी के लोगों की पॉलिसी हम बना रहे हैं, उसमें एक चीज़ इनकलकेट करने की ज़रूरत है। सक्सेसफुल लाइफ लीड करने के लिए आईक्यू से ज़्यादा इमोशनल क्वेश्चन जरूरी है। इमोशनल क्वेश्चन का मतलब है डेफर ग्रेटिफिकेशन। हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें भविष्य के निर्माण करने के लिए। यदि नौजवान पीढ़ी के लोग मोबाइल पर अपना स्क्रीन टाइम ज़्यादा कर रहे हैं, करिकुलम की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो स्कॉलस्टिक अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे और तकलीफ में आ जाएंगे। इन इमोशंस को कंट्रोल करके यदि हमने पढ़ाई कर ली तो आने वाला भविष्य हमारा अच्छा हो जाएगा। ये इमोशन कंट्रोल करने की चीज़ों को इनकलकेट करने की एजुकेशन करने की ज़रूरत है, जिससे टेम्पटेशन पर नहीं आ सके और नौजवान पीढ़ी के लोग आगे आ सके। ये इसलिए आवश्यक है कि हम जब पढ़ते थे तब डिस्ट्रक्शन नहीं था, तब मोबाइल नहीं था, गूगल नहीं था, इंस्टाग्राम में सूचना थी, वो जानकारी नहीं थी। अब इस गूगल के माध्यम से मैं हर जगह कहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये गूगल के इस मोबाइल के अंदर सारे गुण भरे हुए हैं, इस मोबाइल के अंदर सारे अवगुण भरे हुए हैं। क्या हम एजुकेशन पॉलिसी में बच्चों को बता रहे हैं? क्या पेरेंट्स को बता रहे हैं हम कि गूगल के माध्यम से किस तरह की सोसाइटी बनेगी, समाज में किस तरह की विषमताएं पैदा हो रही है, किस तरह की नीचे बच्चे जो चीज़ों को लेकर अपने जीवन का करने का काम कर रहे हैं? मैं अपने क्षेत्र में देखता हूँ, मुझे वो तकलीफ होती है जब नौजवान पीढ़ी के बच्चे, एक परिवार की बच्ची दूसरे परिवार के साथ निकल के भग रही है और माँ बाप को जो तकलीफ आ रही है उसकी तकलीफ की कल्पना हम नहीं कर रहे हैं। इसलिए नौजवान पीढ़ी के बच्चों को खास तौर से आवश्यकता है, ये गूगल आपके लिए एसेट है पर ये गूगल आपके लिए लायबिलिटी है। इस गूगल के बारे में यदि हमने ठीक ढंग से एजुकेशन पॉलिसी में बच्चों को सिखाने का काम नहीं किया तो आने वाला जो समाज है उस समाज में विषमता बढ़ेगी, उस विषमता के साथ साथ समाज में और तकलीफ बढ़ेगी। उस समाज के निर्माण की कल्पना यदि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमने एंटिसिपेट नहीं की तो हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी के रूप में आपने कल्पना की कि नौजवान पीढ़ी के लिए पॉलिसी बननी चाहिए। नौजवान पीढ़ी के एस्पिरेशन को एड्रेस करने के लिए आपने आईटी बेस्ड से काम किए और आईटी बेस्ड करके आज की डेट में नौजवान पीढ़ी को एक नई चीज़ और करनी पड़ेगी। हमने पढ़ा था लिटरेसी करने का काम, एडल्ट लिटरेसी करने का काम। आज टुडे एडल्ट लिटरेसी बिकम इररिलेवेंट। टुडे दी मोर इंपॉर्टेंट यदि गवर्नेंस के अंदर आईटी का रोल आ रहा है तो ये नौजवान पीढ़ी के लगे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका समाज के प्रति उत्तरदायित्व बन जाता है कि समाज का वो वर्ग जिसको आईटी के मालूम नहीं है, जिसको ऑनलाइन में एप्लीकेशन नहीं दे सकता है, जो ई मित्र पे डिपेंडेंट है, उन लोगों को हम आईटी की लिटरेसी का एजुकेशन इम्पार्ट करें। ये सामाजिक उत्तरदायित्व होना चाहिए। जो बच्चे आज गरीब घर से पढ़ के आ रहे हैं उनके मन में कल्पना होनी चाहिए। मुझे जब पढ़ने का अवसर मिला, मेरे पिताजी को कॉलेज जाने का अवसर नहीं मिला था, उन्होंने मुझे पढ़ाया, मैं पढ़ लिख कर आ गया, राजनीति में आया और राजनीति में आकर ये कल्पना करके देखा मैंने कि आज भी समाज में पहली पीढ़ी के लोग पढ़ने के लिए आ रहे हैं। उनके पिताओं की जो एस्पिरेशन है उस एस्पिरेशन से एजुकेशन पॉलिसी के अपने नीड्स को पूरा नहीं करते। अभी रीट्स का एग्जाम हुआ, 14 लाख बच्चे बैठे, 12 लाख बच्चे ने एग्जाम दिया होगा, 65,000 खाली भर्तियाँ हुई, तो 12 लाख बच्चे 11 लाख बच्चे क्या?
ये जो बच्चे रीट के परीक्षा करने के बाद एक अध्यापक बनने की कल्पना कर रहे हैं, क्या एजुकेशन पॉलिसी में ये परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है कि हम हाथ से काम करने वाला आदमी, कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई भी प्लम्बर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई इलेक्ट्रिशियन अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई कारपेंटर अनएम्प्लॉयड नहीं है, पर ये नौजवान बच्चा जिसके माँ बाप पढ़ने के लिए उसको भेज रहे हैं, वो BA BSc BCom कर रहा है, उसकी जॉब की अपॉर्चुनिटी के संबंध में हम सोच ही नहीं रहे हैं। क्या एजुकेशन को एंटरप्रेन्योर स्किल डेवलप करने के, इनकलकेट करने के लिए वैल्यू से एजुकेशन नहीं दी जानी चाहिए? ये बहुत से प्रश्न हैं जिन प्रश्नों के संबंध में भी चर्चा करने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने इनिशिएटिव लिया, यूनिएफ के लोगों ने आपको सहयोग दिया, माननीय सीताराम जी आपने बच्चों के साथ मिलकर जो डॉक्यूमेंट बनाया, मैं आप उसके लिए साधुवाद देना चाहता हूं। पर मैं आशा करता हूं कि इन तरह की जो समस्याएं हैं, एक नौजवान पीढ़ी का आदमी जो आज 29 साल का है, कल जो MLA बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, उसके मन में कल्पना होनी चाहिए कि जो भविष्य के जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने की पॉलिसी बन रही कि नहीं बन रही है। प्रेजेंट की बनने का जरूरत है, लेकिन भविष्य की समस्याओं के संबंध में भी हमें चर्चा करके उनके संबंध में भी पॉलिसी को स्थान देना चाहिए, जिससे हम नौजवान पीढ़ी अपने नागरिक का उत्तरदायित्व पूरा कर सके और पढ़ लिख कर देश के निर्माण में अपनी भागीदारी निभा सके। ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं कन्या जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप आते रहे राजस्थान में। आपके अनुभव भी जरूरी हैं। आप भी साधारण बैकग्राउंड से हैं, JNU विश्वविद्यालय में पढ़े हैं। एक साधारण परिवार का विद्यार्थी जब इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, जो उसकी एक्सप्रेशन बढ़ती है और समाज के आगे समर्पित करता है, तो समाज के बदलने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। कैटलिस्ट के रूप में इस तरह के छात्र नेता आते रहने चाहिए जो समाज को बदलने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके, जिससे इस देश में संसदीय लोकतंत्र मजबूत हो सके और आज का नौजवान भविष्य का जो देश का निर्माण है, वो चाहे पॉलिटिशियन बने, चाहे बिजनेसमैन में जाए, चाहे अच्छा नागरिक बनकर अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सके। मैं आशा करता हूँ कि आज के दिन जो युवाओं की जो पॉलिसी बन रही है, वो इन सब इशू को एड्रेस करेगी और देश के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएगी। इन्हीं सब शब्दों के साथ एक बार मैं पुनः सीताराम जी और आपके साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद विधानसभा अध्यक्ष महोदय कॉन्क्रीट उद्बोधन के लिए। और युवाओं की आकांक्षाएं पुस्तक सभी मेहमानों के कर कमलों में है। ये पुस्तक इसीलिए पहले सभी मेहमानों को प्रदान की गई कि इसी आकांक्षाओं को समर्पित हमारी यूथ पॉलिसी हमारे मुख्यमंत्री महोदय रिलीज़ करेंगे। मैं निवेदन करूंगा हमारे युवा बोर्ड के ऊर्जावान अध्यक्ष सीताराम जी लांबा साहब और श्रीराम हरिदास सर से कि वो मुख्यमंत्री महोदय को यूथ पॉलिसी दान करें। वो आकांक्षाएं, इन्हीं आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी यूथ पॉलिसी है। इन्हीं आकांक्षाओं को समर्पित हमारी यूथ पॉलिसी है। ज़माने को आशाओं उम्मीदों को रोशनी दिखाने के लिए राजस्थान की युवा पीढ़ी के लिए यूथ पॉलिसी है। ज़माने की एनर्जी, ऊर्जा, उत्साह और एंथुसियाज्म का नाम है ये यूथ पॉलिसी। और इस यूथ पॉलिसी का निर्माण करने के लिए यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का उल्लेखनीय योगदान रहा है। राजस्थान युवा बोर्ड की तरफ से राजस्थान सरकार की यूथ पॉलिसी। और अब कुछ विजेता प्रतिभागियों को, युवाओं को सम्मान प्रदान करेंगे हमारे मुख्यमंत्री महोदय। सबसे पहले फोक डांस ग्रुप के द्वितीय स्थान प्राप्त किया श्री राम कुमावत ने। प्रथम लोक सोनेरी धरती जठे चांदीरो आसमान, रंग रंगीलो रस भरो मारो प्यारो राजस्थान। और आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर राजस्थान की युवा नीति समर्पित की गई हमारे मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा। और अब ये विजेता प्रतिभागी और इसके बाद पोस्टर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया श्री जीवाराम। श्री जीवाराम, पोस्टर मेकिंग में फर्स्ट प्राइज मिला है आपको। मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सम्मानित होने का सौभाग्य आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के पावन अवसर पर।
लक्षिता व्यास फोक डांस ग्रुप में प्रथम स्थान प्राप्त किया, पाली से हैं। लक्षिता व्यास। और इसके बाद श्री असलम खान जैसलमेर। लक्षिता के बाद आप तैयार रहे असलम भाई। पहले लक्षिता व्यास फोक डांस ग्रुप में प्रथम स्थान प्राप्त किया है पाली से, और असलम खान जैसलमेर से। हर रोज युवाओं के सपनों में नए रंग भरने के लिए संकल्प के साथ जिनके दिन की शुरुआत होती है, तबीयत ठीक नहीं होने के बावजूद बच्चों और युवाओं के बीच जाने का हमेशा वो आकांक्षा रखते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री महोदय को आज युवा संकल्प में अपने बीच पाकर हम गौरवान्वित हैं। आपसे रूह का रिश्ता है, लफ्ज़ों का नहीं सीएम साहब। आप युवाओं की हर सांस में शामिल हैं, धड़कन की तरह। राजस्थान के 2.25 करोड़ युवाओं के सपनों को उड़ान देने वाले मुख्यमंत्री महोदय पर गर्व है। राजस्थान को, राजस्थान के 50 ज़िलों को हर रोज़ युवाओं के सपनों में नए रंग भरने के संकल्प के साथ मैं अनुरोध करूंगा सादर अनुरोध की नोट एड्रेस के लिए देश के सबसे बड़े राज्य के वजीर आला हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी से कि आप अपने उद्बोधन से युवा सपनों में नए रंग भरें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हमारे विधानसभा के स्पीकर साहब डॉक्टर सीपी जोशी जी, नौजवान साथी कन्हैया कुमार, श्री राम हरिदास जी, सीताराम लांबा जी, सुशील पारिक जी, अभिषेक चौधरी, अध्यक्ष अनिश भाई, दीपेश जी, नरेश ठकराल जी, सेक्रेटरी, हेमराज शर्मा जी, रुकमानंद स्वामी जी, सुनील शर्मा जी, नीतीश पुष्करना जी, सुनील राजपुरोहित और तमाम यहाँ ऊर्जावान हमारे युवा साथी भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत पसंद था कि आज मैं युवा नीति की विमोचन के अवसर पर मैं भी आपके बीच में हाजिर हूँ। मैं सबसे पहले अपनी ओर से तमाम प्रदेशवासियों, युवाओं को, छात्रों को, आप सबको बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सरकार को नीति बनाए और उसमें सीताराम लांबा अपने सहयोगियों के सहयोग से और अधिकारियों के जो नियम कायदे होते हैं अपनाते हुए अगर युवा नीति बनती है तो आप सोच सकते हो कि लॉन्ग टर्म के लिए युवाओं किस दिशा में जाना है, सरकार की भावना क्या, उनके प्रति प्रतिबद्धता क्या है, वो तमाम बातों को ध्यान में रख करके बनाई जाती है। मेरे पूर्व में सीताराम लांबा ने भी, अन्य वक्ताओं ने भी हमारी क्या क्या योजना है उसके बारे में बहुत सारी बातें बताई और बहुत सारी बातें भी बाकी भी है, क्योंकि मैंने कहा युवाओं को समर्पित है बजट। इसके मायने की कई योजनाएं हैं और भी योजनाएं हैं। मैं चाहूँगा कि मैं अपने फेसबुक पे आज शाम को उन सब योजनाओं को जो युवाओं के लिए बनाई है उसको मैं पोस्ट कर दूं। आप उनको देखिएगा, ज़रूर समझिएगा और कैसे समाज को, युवाओं को उसका लाभ मिल सकता है। मैं बोलूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे हमने 500 बच्चों को फॉरेन कंट्री में भेजने का निश्चय किया है, मान लीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। अब इतना बड़ा फैसला ये है कि कई घरों में स्थिति नहीं है कि अपने बच्चों को विदेश भेज सकें। अमीर घराने के बच्चे भेज सकते हैं। तो हमने क्या किया, 2-3 कैटेगरी बनाई है। जो सबसे गरीब है, पूरा खर्चा आने जाने का, वहाँ रहने का और फीस पूरी सरकार देगी उनको। एक कैटेगरी बनाई, उसके ऊपर है तो उनके खर्चा आने जाने का देंगे, फीस दे देंगी।
या उनको रहने का खर्चा दे देंगे। कहने का मतलब 2-3 कैटेगरी बनाई है। अच्छे अच्छे परिवार के लोग भी भेज नहीं सकते। तो ये प्रयोग क्यों किया, मैं लोगों को उदाहरण देकर समझाता हूँ। अगर आज़ादी के पहले बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब बच्चे थे, छात्र थे, उनको नहीं भेजते अगर विदेश के अंदर पढ़ने के लिए, तो शायद वो संविधान निर्माता के रूप में आज देश और दुनिया में वो नाम नहीं होता जो उनका हो रहा है। तो हमारे बच्चे जाएंगे राजस्थान के, प्रतिवर्ष 500 बच्चे जाएंगे। हो सकता है उनमें कोई साइंटिस्ट बन के आए, कोई टेक्नोक्रेट बनेगा, कोई IT एक्सपर्ट बनेगा, कोई और कोई सोशल वर्कर बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। तो जो उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, उससे वंचित क्यों रहे। तो ये जो मैं समझता हूँ कि कन्याकुमारी जो आपने बुलाया, मुझे अच्छा लगा। इसको मैं भी YouTube में सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। ये मुझे एक मेरे मेंबर पार्लियामेंट थे जुंजार सिंह जी, CP जोशी को मालूम है। 80 में हम लोग जब जीत के गए चुनाव, मेंबर पार्लियामेंट बना, मैं केंद्रीय मंत्री बन गया, उप मंत्री बन गया इंदिरा जी के साथ में। तब मुझे वो कहते थे कि अशोक, आपकी खोपड़ी में जो है बुजुर्गों वाली अनुभव अभी भी आ गए आपकी खोपड़ी में। तो मैं कहना चाहूँ कन्याकुमारी, तेरी खोपड़ी में बुजुर्गों वाले अनुभव अभी आ गए हैं। जब तुम बोलते हो तो लगता नहीं तुम नौजवान की तरह खाली बोलते हो। सारे अनुभव समेट करके भगवान ने तेरे को गॉड गिफ्ट दी है, वो तो देश के नौजवानों को दे रहा है। इसलिए आपको बधाई देना चाहता हूँ मैं आपको। बहुत सटीक बात करता, जो आज के वक्त में आवश्यकता भी है। आज के वक्त में बातें करें थी कम है, आज हालात सबसे गंभीर है देश के अंदर। ये कह रहा था कि मैं अभी राजनीतिक भारत नहीं समझता, सरकारी प्रोग्राम है। ये तमाम नियम कायदे मोदी जी ने तोड़ चुके हैं। आप देख सकते थे बाहर में कोई दिक्कत नहीं थी, जब मोदी जी ने तोड़ दिए खुद ने। हम बैठे उनके साथ VC में बैठता हूँ मैं खुद मोदी जी के साथ में, और वो हमारे खिलाफ में बोलते हैं, विपक्षी पार्टियों के खिलाफ बोलते हैं सरकारी प्रोग्राम में। तो भाई मोदी जी बोल सकते हैं कन्याकुमारी, तुम क्यों नहीं बोल सकते हो, बताओ तुम। अगली बार ध्यान रखना, हमारे प्रोग्राम में राजस्थान आओ तो मैं पूरी खुली छूट है बोलने की, जो मर जाए बोलो। अब दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, 2030 हमने एक विजन बनाया है। अब मैं, मेरा स्पीच जो है वो स्कीमों में नहीं जाना चाहता। अभी CP जोशी ने कहा आपको 18 साल का मतदान दे दिया, राजीव गांधी ने, सब क्रांतिकारी कदम उठाए कांग्रेस ने। अगर देश में कोई क्रांति की है आज़ादी के पहले, अहिंसक क्रांति के माध्यम से गांधी जी ने मुल्क को आज़ाद करवा दिया, अहिंसा के हथियार लेकर के। वो ये मुल्क है। जेलों में बंद रहे पंडित नेहरू और बड़े बड़े नेता, आज के जो हुकूमत में बैठे हैं वो लोग नाम लेने उनको संकोच होता है। उन नेताओं को जिन्होंने इतिहास रचा देश के अंदर, कि वो अलग बात है। मैं अपने स्वार्थ की बात कर रहा हूँ, राजस्थान की बात करना चाहता हूँ आप सबसे, क्योंकि आप स्काउट वाले लोग बैठे हैं, NCC के बैठे होंगे, NSS के साथी बैठे होंगे। मैं तीनों में रहा हूँ बचपन के अंदर। स्काउट में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, अभी 5 साल पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा हूँ स्काउट गाइड का। तो मेरी लगाव आप सबसे है। गांधी पीस फाउंडेशन के मैं वर्कर रहा हूँ, बचपन में मैंने कई कैंप अटेंड किए, तो मेरे संस्कार बचपन से पड़ गए। और ये गांधी जी ने कहा था कि राजनीति में आपको आना है तो रचनात्मक काम करना आपका आधार होना चाहिए। तो आप जो बैठे हैं यहाँ पर, सीताराम लांबा ने जिस पर जोड़ा राजस्थान भर के नौजवानों को, मैं समझता हूँ कि मुझे इसने बहुत इम्प्रेस किया है। मैं उम्मीद करता हूँ युवा बोर्ड के अध्यक्ष कई बनते हैं, ये पहला अध्यक्ष है जहाँ हमने 500-700 करोड़ रुपये रखे हैं युवा बोर्ड के। पहला अध्यक्ष है जो युवा महोत्सव मना रहे हैं हम लोग राजस्थान के अंदर। विवेकानंद के नाम से हम लोग हर जिले में हॉस्टल बना रहे हैं, 75 करोड़ रुपये मैंने रखे हैं। और अभी कह रहा था मेरे को कम पड़ेंगे, मैंने कहा चिंता ही मत कर तू, मैंने कह रखा है, CP जोशी जानते हैं पूरे हाउस को, तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। और ये मैंने राजस्थान की राजनीति में करके दिखा दिया।
जिसने जो मुझसे मांगा मैंने मना ही नहीं किया है। मैंने कहा तुम थक जाओगे, मैं नहीं थकूंगा। अब वो अलग बात है, विपक्ष के लोगों ने मांगा नहीं मुझसे या कम मांगा, और मैं क्या करूं? मुझसे मांगते मैं मना करता तो वो दोषी मुझे ठहराते। तो लंबी बात है, मैं अब जो पॉइंट पे आना चाहता हूँ, जो मेरा उसमें मेरा इंटरेस्ट हो गया, क्योंकि जब आपके साथी ने जब भूमिका बांधी इसकी दीपेश ने, जब दीपेश ने भूमिका बांधी है कि ये जो नीति बनी किस प्रकार से बनी, दीपेश ने बांधी ना। अब दीपेश मैं तुम्हें कहना चाहूँगा कि 2030 का जो हमने विजन रखा राजस्थान के लिए, वो विजन जो है उसमें हम इन्वॉल्वमेंट करना चाहते हैं नौजवानों का भी, राजस्थान के प्रदेशवासियों का भी, इंटेलेक्चुअल का भी, हर क्षेत्र के लोग, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, जो भी हैं। हमारा प्रदेश 2030 के अंदर क्या किस स्थिति में पहुंचे, ये विजन होना चाहिए हमारा भी। आज राजस्थान की पहले रेगिस्तान है, अकाल सूखे पड़ते रहते हैं, और शिक्षा में पिछड़े हुए हम लोग थे, स्वास्थ्य सेवा में पिछड़े हुए थे, सब योजना में पिछड़े हुए थे, सड़कों में पिछड़े हुए थे हम लोग। आज हम कहने स्थिति में सारी प्रीमियम संस्थाएं राजस्थान में आ चुकी है, IIT, IIM, ट्रिपल IT, लॉ यूनिवर्सिटी, निफ्ट, कृषि यूनिवर्सिटियाँ, सब कुछ हो गया शिक्षा के क्षेत्र में। यहाँ पर हेल्थ में नंबर 1 बन गए देश में। 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में, दुनिया में कहीं नहीं है, फ्री इलाज हो रहा 25 लाख का लोगों को। और राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया। अभी जो कन्हैया कह रहा था कि राजस्थान कई मामले में नंबर 1 है, तो राइट टू हेल्थ में नंबर 1 है हम लोग। अभी मैंने एक और एक्ट बनाया, राइट टू मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट बनाया, वो भी राजस्थान में एकमात्र राजस्थान है जहाँ इसे बनाया। कहने का मतलब कई मामलों में राजस्थान वास्तव में, उसने ठीक कहा, पंडित नेहरू आए थे 59 के अंदर, पंचायत राज की जो स्थापना है पूरे देश की, उसकी नींव भी उन्होंने नागौर से रखी थी। पंडित नेहरू ने 2 अक्टूबर 59 को रखी थी। पंचायत राज की स्थापना राजस्थान से पड़ी है देश भर के लिए। तो मैं जो आपके पॉइंट पे वापस आता हूँ, मैं चाहता हूँ 2030 का जो विज़न है, उस पर मुझे अच्छा लगा जब वो बोल रहे थे दीपेश जी कि भाई किस प्रकार आपने सबको जोड़ा है। मैं चाहूँगा आप हमारी हेल्प करें, क्योंकि हमने कोशिश करी है, बजट पेश करते हैं, प्री बजट मीटिंग होती है हमारी, ट्रेड से, कॉमर्स से, एक्टिविस्ट से, NGO से, लेबर यूनियन से होती है, सबसे होती है, युवाओं से होती है। परंतु आपने जो युवा नीति बनाई है, ये जो वर्ग आपका है, इनको मैं चाहूँगा कि हम आपको इन्वॉल्व करें उसके अंदर, लांबा साहब को इन्वॉल्व करें। मैं चाहूँगा कि पूरी युवाओं की जो भावना युवा नीति के है, उसके अनुरूप आप क्या सोचते हो राजस्थान 2030 के अंदर। मैंने कहा है कि राजस्थान देश के अंदर अगर नंबर 1 राज्य नहीं बन सके, मान लो कई स्थितियाँ होती है, आर्थिक भी, सामाजिक भी, जोग्राफिकल हमारे दूरियाँ बहुत है गाँवों के अंदर। हम कोई बिहार और यूपी तरह नहीं, एक गांव खत्म हुआ दूसरा गांव शुरू हो गया, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ 15-15, 20-20 किलोमीटर के बाद गांव आते हैं। केवल ढाणी हमारी और ज़्यादा लंबे दूरी में बसे हुए हैं। हम चाहेंगे राजस्थान कम से कम 2030 तक अगर नंबर 1 नहीं बने, तो नंबर 1 के जो राज्य हैं 4-5, उनकी श्रेणी में हम भी पहुँच जाएँ, ये मेरा भावना है। उसके लिए आपका सपना क्या है? मैं सबसे कह रहा हूँ आप लोगों को, आपके माध्यम से नौजवानों को कहना चाहूँगा राजस्थान के अंदर कि आप सबका सपना क्या है, आपको हम भागीदार बनाएंगे उसके अंदर। डॉक्यूमेंट जो बनेगा, विजन डॉक्यूमेंट बनेगा, उसकी शुरुआत हम आज कल में करने वाले हैं। आज पहली मीटिंग होगी रात को हमारी, CS को हमने बुला रखा है इस काम के लिए। बाद में हम लोग चाहेंगे हर वर्ग को स्कूलों में ऐसे कंपटीशन हो, डिबेट कंपटीशन भी हो, हर प्रदेशवासी इन्वॉल्व उसके अंदर कैसे फील करे अपना को, लिख के भेजे, वो ऑनलाइन मंगाएंगे हम उनसे। इसलिए मुझे अच्छा लगा जब वो बोल रहे थे युवा नीति ऐसे नहीं बनाई आप लोगों ने, अच्छी मेहनत करिए, अच्छे ढंग से आपने सबके अनुभव उसमें समावेश किए, अच्छी युवा नीति बनी। तो मैं चाहूँगा कि आप उसमें सरकार का सहयोग करें और शानदार तरीके से विजन 2030
2030 ये बनाने में आपकी भूमिका बहुत बड़ी होनी चाहिए। मुझे बहुत दुख होता है, आप घूमते रहो राजस्थान भर में, सीपी जोशी जी बैठे हैं आपके वकील, इधर ज़्यादा मत बोलो यहाँ पर, आपके वकील साहब बैठे हैं यहाँ पर। तो मैं आपको कहना चाहूँगा एक बात तो ये, दूसरा मुझे दुख होता है एक कोटा के अंदर जो है ये प्रकार आत्महत्या हो रही है, ये बहुत दुखद है। आप बताइए कि पिछले 8 महीने में 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, 20 बच्चों ने। ये हमारी चिंता कैसे होना चाहिए। मैं भी बचपन में ये राजनीति में आ गया हूँ, बाई एक्सीडेंट आ गया हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, रात को मैं 2-2 3 बजे तो पढ़ाई करता था, वे किसी जगह मेरा PM से मेरा नंबर आ जाए, और मैं उसमें कामयाब नहीं हुआ। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने रास्ता बदला, सोशल वर्कर बना, राजनीति में आया, और आज अब सीपी जोशी ने बता दिया आपको कि मैं केंद्रीय मंत्री बन गया, 3 बार मुख्यमंत्री बन गया हूँ, संगठन में मैंने काम किया लंबे समय तक। तो ये बच्चे जो है, इनके परिवार को भी चाहिए इनके ऊपर दबाव नहीं डाले कोई भी तरह का, जो बनना चाहे बने, वो सबका फिक्स है, किसको क्या बनना है किसी को नहीं मालूम है, किसी को नहीं मालूम है, जो बनना सबका फिक्स है। कभी मैंने सोचा क्या कि मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री 3 बार बनूंगा, केंद्रीय मंत्री में 3 बार बनूंगा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष में 3 बार बनूंगा, AICC के महामंत्री में 3 बार बनूंगा, कभी मैंने सोचा ही नहीं था। वो सारे पद मुझे मिल गए। तो मैं कहना चाहूँ, ये सुसाइड करने वाले जो हालात है वो बहुत गंभीर हालात है। 9 से बच्चे, छोटे बच्चे, कितना दबाव उनके ऊपर है, उससे उनको काउंसलिंग ऐसी होनी चाहिए जिससे कि नौबत नहीं आए, बच्चों पे दबाव नहीं पड़े कि भाई तुम्हें तो बनना ही पड़ेगा, IIT करनी है तेरे को। तो ये मुझे दिमाग में ना आया, इसलिए मैंने आपसे शेयर कर लिया। एक बात मैं और शेयर करना चाहूँगा, अभी कल कानून पेश किया गया, कल परसों गृह मंत्री जी ने IPC CRPC का। मैं आपके माध्यम से आपको शेयर करते सुझाव देना चाहूँगा, कन्या कुमारी बैठे हुए हैं, कि राजस्थान वो राज्य है देश के अंदर जिसने सरकार बनते हमने, उसमें नंबर 1 है देश के अंदर। थानों में सुनवाई होती नहीं थी पहले, थानों में बड़े ऐसे ही माहौल होता था, जाना लोग पसंद भी नहीं करते थे, जाएंगे तो बेइज्जती करेंगे, तू ताम बात करेंगे हमें पुलिस वाले। तो अच्छे थे लोग, जाके बेइज्जती क्यों करवाएं, वहाँ पे जाते नहीं थे। कई बार फरियादी जाते नहीं थे, रेप हो जाओ, छेड़छाड़ हो जाओ, गुंडागिर्दी हो जाओ, कौन जाएगा वहाँ, बदतमीजी होगी। एक बेइज्जती हो गई घर में, एक बेइज्जती और थाना में जाके क्यों करवाऊँ, कोई काम तो होगा नहीं, सुनवाई होगी नहीं। ये माहौल था, मैंने माहौल को बदला। मैंने राजस्थान में FIR कंपल्सरी कर दी, थाना में कंपल्सरी कर दी राजस्थान के अंदर। और जब किए मैंने, तब मैंने कहा मीडिया वालों को उस दिन, मैं कहा मैं कंपल्सरी कर रहा हूँ, उससे संख्या बहुत बढ़ेगी राजस्थान के अंदर, संख्या बढ़ेगी, उसकी मुझे चिंता नहीं है। आरोप झेल लूँगा मैं विपक्ष का, जो बदनाम, झूठा बदनाम करते हैं, पर फरियादी की फरियाद सुनी जाएगी, उसको न्याय सुनिश्चित होगा। इसलिए यार हिम्मत होती है लोगों को, गांव में शहर में कहीं अन्याय अत्याचार उत्पन्न हो गया है, रेप हो गया है, जाके थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने की हिम्मत होगी कि हमें न्याय मिलेगा। इसलिए हमारी संख्या बढ़ती जा रही है, परंतु फिर भी हम कम है अन्य राज्यों के मुकाबले के अंदर, कंपनी करने के बावजूद भी। इस प्रकार का मैं आपको कहना चाहूँगा, कन्या कुमारी को भी, कि हम सब मिलकर के भारत सरकार को मैं लिख के भेजूँगा, प्राइम मिनिस्टर को भी, आपके जो 3 कानून आप बदलाव कर रहे हैं IPC को लेके, CRPC को लेके, आप उसके अंदर देश के अंदर हर थाने के अंदर FIR कंपनी करवा दी, लोगों को न्याय सुनिश्चित होगा, ये मेरा मानना है। कहना बात इस रूप में मैं कहना चाहूँगा कि हमने कई नवाचार करने का प्रयास किया है, और मेरा पूरा यकीन है कि मैं खुद NSU के कार्यकर्ता था, ये मैंने इसीलिए लगा लिया यहाँ पर, ये मुझे भेंट किया गया, तो मैंने कहा भाई मेरा राजनीतिक सफर NSU से शुरू हुआ है। NSU का प्रथम अध्यक्ष राजस्थान का मैं ही था, अभी हमारा साथी बैठा हुआ है
अभिमन्यु, अभिषेक। तो आप बता दीजिए, ये अभिषेक भी बहुत शानदार काम कर रहा है गणेश्वरी का। ये अभिषेक चौधरी जिस पोस्ट में मैं बैठा हुआ था उस पोस्ट में बैठा हुआ आ रही है। राजस्थान का पहला अध्यक्ष मैं ही था। जब एनएसयू बनी थी पहला अध्यक्ष मैं बना और वहीं से हमारी शुरुआत हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने लंबा सफ़र तय करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे भी जो है कोई भी कमी रखेंगे नहीं। जो आपको अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने बातें कही है, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और युवाओं को मैंने पेश किया, बजट में कई तरह की स्कीम लागू करी है, अनुपति योजना कोचिंग के लिए भी तो हमने उसको शुरुआत कर दी है। 30,000 बच्चों को हम स्कूटी दे रहे हैं राजस्थान के अंदर। तो कई नवाचार किए हम लोगों ने, उनका आपको मैं समझता हूँ कि मैं प्रयास करूँगा आज शाम तक या कल तक उनको मैं पोस्ट कर दूँ, जिससे कि आपको उसका लाभ मिल सके। बाकी जो मेरा मानना भी, हम लोग महिलाओं को बनाया, हमने मुखिया बनाया घरों में चिरंजी योजना का। 1,35,00,000 महिलाओं को, महिला एम्पावरमेंट की दिशा में बहुत बड़ा कदम है ये। उन सबको मैं स्मार्टफोन दे रहा हूँ, 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री होगी साथ में। ये भी राजस्थान मेरे ख्याल से कन्याकुमारी नंबर 1 राजस्थान होगा इसके अंदर भी। 40 लाख मोबाइल फ़ोन परसों से बटने लग गए हैं, परसों से मैंने लॉन्चिंग किया है। और 80 लाख टेलीफोन दूसरे चरण में बटने लग जाएंगे। इस प्रकार से हम करीब 1,20,00,000 के बजाय 1,35,00,000 तक पहुँचेंगे, मुझे उम्मीद है। इस प्रकार से हम लोगों ने ये भी दिया है। और घरों में जो पहला हमने रखा है फीस में, जहाँ घरों में जो गर्ल्स है पढ़ती है या विधवाएं हैं, निसज्ञन है, उनको पैटी दे करके हम 40 लाख को हम लोग पहले फेज में दे रहे हैं। इस प्रकार से हमने किया है। अभी घर में ओलंपिक चल रहे हैं, आपको मालूम होगा, आपके संबंधित इसलिए कह रहा हूँ कि ये भी नवाचार हमारा कन्याकुमारी, इसमें नंबर 1 हम ही हैं। पिछली बार हमने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक शुरू की थी। 30 लाख लोगों ने पंजीकरण करवाया, उसमें 10 लाख महिलाएं थी। इस बार नहीं है, 80 उम्र के बुजुर्गों ने भी, महिलाओं ने भी, 50 साल, 60 साल, 15-20 साल, 25 साल तो ही बच्चे हैं सब लोगों ने इतना स्थान में खुद गया हूँ 15-20 जगह जहाँ मैच चलते थे। क्या माहौल है गाँव के अंदर, वॉलीबॉल भी, खो खो भी, कबड्डी भी। और ऐसा माहौल बना दिया कि जो राजस्थान, क्यों नहीं हम भी ओलंपिक में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ में आगे बढ़े। हम बहुत पीछे थे इसके अंदर, प्रदेश वाले लोग। इतना बड़ा मुल्क है आज, जापान, जर्मनी, चाइना, कोरिया कितने अवार्ड ले आते हैं ओलंपिक के अंदर, हम क्यों नहीं ले आते? इतना बड़ा मुल्क हमारा है। अब तो हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं और जरूर आवश्यक हो गया है। किस प्रकार से हम विश्व गुरु तो बनेंगे ना। जब मैंने विजन की बात की 2030 की, विजन तब होगा तब हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो विश्व गुरु बनने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। उसी ढंग से हमें तैयारी करनी पड़ेगी हर फील्ड के अंदर। हम भी क्यों नहीं वहाँ पर गेम्स में हम लोग अपना कीर्तिमान स्थापित करें। तो आज आपको आश्चर्य होगा, खुशी भी होगी। पहले 30 लाख थे, इस बार हमने शहरी ग्रामीण ओलंपिक नाम दिया है। 58,50,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, 58 लाख। और वो गेम चल रहे हैं हमारे वहाँ पे। इसलिए मैंने कहा आपको कि सोशल मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट है। राजीव गांधी जी का सपना था जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, मैं भी मंत्री था उनके साथ में। कंप्यूटर का, मोबाइल, इंटरनेट, कोई कल्पना नहीं करता था उस ज़माने के अंदर कि हम कहाँ पहुँच जाएंगे। 21st सेंचुरी की बात वो करते थे, समझ नहीं पाया। आप में जो नौजवान बैठे हैं आपको तो मालूम ही नहीं होगा, वो ज़माना पहले की बात कर रहा हूँ, 84-85 की, जब हम लोग मंत्री थे। आज वो कंप्यूटर क्रांति हो गई है। हमारी गवर्नेंस इसमें कन्याकुमारी हम नंबर 1 देश के अंदर, IT के अंदर भी नंबर 1 है।
ये भारत सरकार के आंकड़े हैं, हमारे नहीं हैं। तो आप सोच सकते हो गवर्नेंस हमारी एक्टिवेट हो रही है। 80,000 से ज़्यादा ई मित्र लगे हुए राजस्थान के अंदर। पहला ई मित्र मैंने शुरू किया था जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री था 98 के अंदर। उस पीरियड मैंने शुरू किया था, लोक मित्र के नाम से यहाँ पर एक के अंदर शुरू किया था। उत्सुकता थी, पता नहीं इसमें क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। आज 600 तरह की सेवाएं मिल रही है, आम जनता को उससे मिल रही है, 600 तरह की सेवाएं मिल रही है। तो कहने का मतलब राजस्थान के ही मामले में बिल्कुल ठीक आ गया। हम लोग बहुत आगे हैं और आगे बढ़ेंगे। और उसी रूप में मैं समझता हूँ कि हम सबको मिलकर राजस्थान के आने वाला भविष्य आप हैं जो बैठे हुए हैं। कल के राजस्थान का, देश का भविष्य नौजवान पीढ़ी पे है। हम तो आह्वान नहीं कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे सोशल वर्कर बने। गांधी जी के बारे में बार बार रोज कहता हूँ, हमने 2 अक्टूबर को तय किया जयपुर में। कनक कुमार को कहूँगा आप भी आइए उस दिन। 2 अक्टूबर को हम चाहेंगे यहाँ पर अहिंसा को लेके ही, क्योंकि जो देश में हिंसा का माहौल है। राहुल गांधी की यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा में क्या मुद्दे थे? महंगाई, बेरोजगारी, प्रेम मोहब्बत भाईचारा, मतलब नॉन वायलेंस। जब उन्होंने कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए, इसका मतलब क्या था? कन्या कुमार ने पूरी यात्रा में भाग लिया, सीताराम लामा ने भाग लिया। तो आप सोच सकते हो वही थीम मेरी है। और चौथा मुद्दा था गरीब अमीर की वजह खाई नहीं बढ़नी चाहिए, जो खाई बढ़ती जा रही है। चारों मुद्दों को लेके मैंने मेरा बजट पेश किया। चारों मुद्दों को लेके मैंने महंगे राज सीट लगाए हैं, जो 5 रुपये सिलेंडर भी उसके अंदर है। रोजगार शहरों में, गांव में 25 दिन बढ़ा दिए हमने, वो भी उसके अंदर है। 100 यूनिट बिजली फ्री कर रहे हैं हम लोग, वो भी उसके अंदर है। स्वास्थ्य सेवाएं 25 लाख वाला बीमा, वो भी उसके अंदर है। दुर्घटना बीमा है। आज घर घर में उसकी चर्चा है। तो मैं कहना चाहूँगा वो है महंगे 3 लाख लोगों में नौकरी लगा रहा हूँ राजस्थान का, 3 लाख बच्चों को लगा रहे हैं कि वो अच्छा काम करते हैं, तब भी कोई न कोई बदनामी हो जाती है। जब बच्चे रीट में बैठे थे, 26 लाख बच्चे थे, मैंने कहा कि सबको फ्री बस का इंतजाम करो रोडवेज की। फिर मालूम पड़ा कि रोडवेज बसें कम पड़ने लग गई, इतने बच्चे आ रहे हैं। तो मैंने कहा प्राइवेट बसें करो, किराए की किराया सरकार देगी, इन बच्चों को फ्री में भिजवाओ। मैंने किया। फिर दिमाग में और बात आई, 26 लाख बच्चे जाएंगे, दूर दूर केंद्र बन गए, दूर से जिलों के अंदर, कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे पिएंगे। तो मैंने कलेक्टरों को इतला करवाई, तुम रहने का इंतज़ाम करोगे, धर्मशालाओं में, हॉस्टल में कहीं न कहीं करवाओगे, और दानदाताओं को NGO कह करके खाने के पीने का इंतजाम भी करवाओ। कोई यूपी के भी आ रहे हैं, आगरा से आ रहे हैं, मथुरा से आ रहे हैं, यहाँ तक की बात थी। इतना अच्छा हमने काम किया। एक मथुरा में, आगरा से 2 लड़कियाँ आई वहाँ पर धौलपुर में। मुझे खुशी है जब मैंने सुना उन बच्चियों के वहाँ के SDO ने गाड़ी में भेजा, बसेड़ी गाँव है 100 किलोमीटर पर, एग्जाम दिलवाया, वापस लाया है और ट्रेन में बैठवाया उनको। मुझे बहुत गर्व हो रहा था। अचानक पेपर आउट हो गया। पेपर आउट तो हर राज्य में हो रहे हैं, आर्मी में हो रहे हैं, जुडिशरी हाईकोर्ट में हो रहे हैं। ऐसा माहौल बन गया देश के अंदर। और हमने सबको न्याय देने के लिए वो एग्ज़ाम का जो एक पार्ट था उसको हमने कैंसिल कर दिया। अब जो है एक घटना हो गई, साहब देखो पेपर आउट हो गए राजस्थान के अंदर, पर ये नहीं कोई देखता कि मैंने उनके लिए क्या 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 बच्चे के लिए हर चीज़ का ध्यान रखा मैंने। अब उन्होंने कानून पास कर दिया है, आजीवन कारावास होगा जो पेपर आउट करने के लिए वहाँ हो गया। कानून हम बना सकते हैं, उसके बाद में ही कई बार घटना दुर्घटना होती है। तो कहने का मतलब कि राजस्थान वो राज्य रहेगा जहाँ आने वाले वक्त में हम चाहेंगे युवा पीढ़ी का फ्यूचर कैसे बने, राजस्थान का क्या भविष्य हो, वो तमाम तरह से हम लोग लगे हुए हैं। अभी मैंने कल परसों फैसला किया, कॉलेज के बाहर, यूनिवर्सिटी के अंदर, एक तो ड्रग बहुत बड़ी बीमारी है, उसको रोकने का हम प्रयास कर रहे हैं। बच्चे बिगड़ रहे हैं, रात को हुक्का बार चलती है, डांस होते हैं, ड्रिंक होते हैं, लड़के लड़के जाते हैं वहाँ पर। मैंने उनको बंद करवाने के लिए अभियान चला रखा है, जयपुर के अंदर भी, राजस्थान के अंदर भी। रात को घुसते हैं अंदर 12 बजे, रात को 12 बजे घुसते हैं
और सुबह 6, 7, 8 बजे निकलते हैं। वो क्या करते हैं बेवकूफ़ की तरह, ड्रिंक भी करते हैं, डांस भी करते हैं और ड्रग भी लेते हैं। और होटल वालों को तो कमाई करनी उनको। साथ में मैंने कहा जो मनचले है कॉलेज के बाहर और जो फप्ते करते हैं लड़कियों पर, छेड़छाड़ करते हैं, लड़की बेचारी बोलती नहीं है शर्म के मारे। मैंने कहा इन मनचलों की इनका इलाज मुझे करना है। और इलाज मैंने क्या किया है, मैंने कह दिया है जैसे थानों के अंदर हिस्ट्री शीट की हिस्ट्री शीट बनती है, थानों के अंदर रिकॉर्ड रहता है, एक बार जिसकी हिस्ट्री शीट खुल जाती है, शायद आपको मालूम होगा, एक बार किसी की हिस्ट्री शीट खुल गई वो पड़ी रहती है, भले एक्शन नहीं होता, अगर वो सुधर जाता तो हिस्ट्री शीट बंद कभी नहीं होती है, चाहे वो मंत्री क्यों नहीं बन जाए। तो मैंने कहा मनचलों का भी एक हिस्ट्री शीट की तरह एक कॉलम बना दो थानों के अंदर, और थानों में फोटो लगती है हिस्ट्री शीटर की, थानों के अंदर हिस्ट्री शीटर की फोटो लगती है एक बोर्ड पर। उसी ढंग से मनचलों की फोटो लगाने की मैं तजवीज़ कर रहा हूँ, जिससे कि राजस्थान में बच्चियाँ सुरक्षित रहे। कई घटना होती है, बच्ची छोटी बच्चियों के रेप हो जाते हैं, क्या क्या नहीं हो रहा आप देख रहे हो देश के अंदर, हर राज्य में क्या घटना हो रही है, कहाँ नैतिक स्तर हमारा कहाँ जा रहा है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा हम लोगों को। तो राजस्थान सरकार ने जो कदम उठाए हैं युवा नीति के माध्यम से, मैं समझता हूँ कि इसके आने वाले वक्त के अंदर इसका जो मैसेज होगा युवाओं के अंदर, वो आप सबको उसको स्टडी करनी चाहिए, देखना चाहिए। और जैसे मैंने कहा 2030 जो हमारा विज़न है उस पर राजस्थान के नौजवान, छात्र, युवा सब भागीदार निभाएं। ही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। हम ही ज़मीं से दर्द मिटाएंगे साहिबान, उतरेगा न कोई फरिश्ता आसमान से। हर फरियादी की फरियाद के प्रति मानवीय दृष्टिकोण का विजन देने वाले मुख्यमंत्री महोदय, आप पर गर्व है पूरे राजस्थान को। आपके उद्बोधन धन्यवाद उद्बोधन की अनुरोध करूंगा राजस्थान युवा बोर्ड के उपाध्यक्ष सुशील पारिक जी से। आज के राजस्थान यूथ बोर्ड द्वारा आयोजित युवा संकल्प कार्यक्रम में आज के खास मेहमान राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनकी बहुआयामी योजनाएं निरंतर छात्रों और युवाओं के लिए काम कर रही है और निश्चित रूप से राजस्थान की जनता को उसका लाभ भी मिल रहा है। ऐसी महान शख्सियत जिनकी योजनाएं अगर गिनाने के लिए हम लोग बैठे तो मैं समझता हूं कि 2-3 दिन भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन मैं अपनी बात को चंद लाइनों के साथ आपके बीच में रखता हूं। मैं समझता हूं कि उन लाइनों के मर्म को, उनके महत्व को आप समझेंगे। कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए, कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, और जिंदगी जियो ऐसी कि मिसाल बन जाए, जिंदगी जियो ऐसी कि मिसाल बन जाए। ऐसी ही हमारे बीच शख्सियत आज के खास मेहमान माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, महान शिक्षाविद, राजस्थान के बड़े राजनीतिज्ञ, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष, हमारे मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक सीपी जोशी साहब, और जवानी की नई परिभाषा देने वाले, जिन्होंने जवानी को एक नई संज्ञा दी, युवाओं की धड़कन, ऐसी समुद्र की लहरें जो अपने ही तटों को तोड़कर आगे निकलना चाहती है, ऐसी युवा जवानी की परिभाषा को परिभाषित करने वाले मेरे भाई कन्हैया कुमार जी, और एनएसयूआई के यशस्वी अध्यक्ष, मेहनती, जुझारू मेरे छोटे भाई अभिषेक चौधरी जी,
आज के इस कार्यक्रम में यूएनएफपीए के इंटरनेशनल हेड श्री राम जी, स्टेट हेड दीपेश जी, हमारे को इस कार्यक्रम में आगे बढ़ाने वाले, अपना आशीर्वाद देने वाले मेरे विभाग के सचिव नरेश ठकराल साहब, सम्मानित मेरे बोर्ड के सदस्यगण, यूएनएफपीए की प्रियंका जी और मनीष जी, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर इस पूरी युवा नीति को तैयार किया, आप सभी लोग जिन्होंने भी इस युवा नीति को तैयार करने में राजस्थान युवा बोर्ड का साथ दिया है, मैं सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप सभी लोग क्योंकि सुबह से यहाँ है और निश्चित रूप से भोजन का टाइम भी आपका हो गया है, आप सभी ने समय दिया, इसके लिए एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक आभार।